राहुल हाँ भाई। किती છે हैं? काय खेती છે मैं कह चुप हो जा। कौन है रे? अर्जुन सैनी, राहुल गुज्जर, क्या प्रॉब्लम है? यस सर। क्यों बातें कर रहे हो? आप लोगों को पता होना चाहिए कि केवल आप अकेले ही नहीं हो यहाँ, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार आप जूम ऐप पे आ जाते हो ना, उसके बाद सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कंप्लीट बातें। और इस प्लेटफॉर्म पे गर्ल्स बॉयज सब हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आज पढ़ते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएं ईआरपी के माध्यम से, तो ऐसी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए अपनी जो इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए और फिर इससे आपको परेशानी हो। जो भी आप बातचीत करेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, और यही रिकॉर्डिंग क्लासें आपको ईआरपी में मिलेगी। ऐसे कैसे मिल रही होगी ना? तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी। जैसे मैंने ऑन किया तो एक अर्जुन और एक बच्चा और था, बात कर रहे थे आपस में, ये गलत चीज है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, अपन पढ़ रहे थे गुट निरपेक्षता। अपन क्या पढ़ रहे थे? गुट निरपेक्षता। और हमने ये देख लिया था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? किसी भी सैन्य संधि में शामिल ना होना क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता कहलाता है। इसके बाद हमने देखा तो इसका पहला सम्मेलन, अब ये याद रखना है, बहुत काम का सवाल है। पहला सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ? पहला सम्मेलन हुआ। जगह कौन सी थी? बांडुंग, इंडोनेशिया। सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल लिखवा फ्री वाली जगह पे। गुट निरपेक्षता का पहला, गुट निरपेक्षता की नींव, गुट निरपेक्षता की नींव कब पड़ी? गुट निरपेक्षता की नींव कब पड़ी? सवाल क्या आएगा? गुट निरपेक्षता की नींव कब पड़ी? तो आंसर आएगा 1955 में, बांडुंग इंडोनेशिया में। कब पड़ी? 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया में पड़ी। दूसरा देखो, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। ये भी काम का सवाल है। और कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों सवाल। सवाल आ जाए गुट निरपेक्षता की नींव कब पड़ी, तो 1955 में। जगह कौन सी थी? बांडुंग, पूछा हुआ सवाल है। नींव के बाद पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। जगह कौन सी थी? बेलग्रेड थी। ठीक है, आगे देखो। एशियाई एकता सम्मेलन, एशियाई एकता सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में, 1947 में। ये भी याद रखना है ना? एशियाई एकता सम्मेलन कब हुआ? दिल्ली में हुआ। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, बस यही है। बताओ बेटा, यहां तक क्या समझ में नहीं आया?
1947 में। बस इतना सा और ध्यान रखना, भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किए थे। डचों से आजादी की बात थी, है ना। भारत ने किसकी आजादी के लिए प्रयास किए थे? इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किए थे 49 में। इतने सवालों में कोई सवाल दिक्कत कर रहा हो तो बताओ, फिर अगला टॉपिक पढ़ें। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? किसी भी सैनिक संगठन में सीधे शामिल ना होना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। क्लियर बात। अब दूसरी बात देखते हैं हम लोग, गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 बेलग्रेड में हुआ। एशियाई एकता सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ? 1947 में हुआ। और इंडोनेशिया की आजादी के लिए भारत ने नेहरू जी के नेतृत्व में, इंडोनेशिया की आजादी के लिए नेहरू जी के नेतृत्व में प्रयास किया गया। डचों से आजादी थी। बताओ यहां तक क्या दिक्कत आई? कोई सवाल पूछना है क्या किसी को? नो सर। नो सर। अब यहाँ पर एक सवाल आप मुझे बताओ, एफ्रो एशियाई एकता आपको ओबीटी मिला होगा, मिला था क्या? एफ्रो एशियाई एकता ओबीटी का सवाल मिला था आपको? यस सर। किसने कर लिया? क्या आंसर आएगा? 1955। क्या था? 1955। हाँ बेटा ये तो था, लेकिन थी क्या ये चीज? क्यों की गई? क्या था इसका उद्देश्य? साहिल, क्यों किया गया एफ्रो एशियाई एकता का काम? देखो कैसे किया गया था। इतना समझो इसमें कि गुटनिरपेक्षता में कितने समूह बन गए थे? 2। अमेरिका, साम्यवाद। उन दोनों से बचने के लिए क्या किया गया था? गुटनिरपेक्षता। इतनी बात समझ में आती है? एक तरफ तो क्या था? साम्यवाद, एक तरफ क्या था? पूंजीवाद। और दोनों से बचने के लिए क्या किया गया था? गुटनिरपेक्षता। समझ में आ रहा है? मोर्चे कितने हो गए अब? 3। पहला तो कौन सा? अमेरिका। दूसरा कौन सा? सोवियत संघ। और तीसरा नाम वाले। अब नाम शुरू में बना है, बच्चा है छोटा सा, तो इसको तो कोई भी उड़ा देगा। इसीलिए ये मजबूत कैसे बने? इसीलिए एफ्रो एशियाई एकता की बात नेहरू ने कही थी। एशियाई एकता के देशों को एक साथ लाने के लिए। देखो एक चीज और समझो, इसको हटा दो क्या बेटा? यहां से कोई दिक्कत थोड़ी है? नो सर। देखो अब ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए ताकि परेशान नहीं करे, है ना। देखो एक तरफ तो कौन है? सोवियत संघ। एक तरफ कौन है? अमेरिका। और एक तरफ कौन है? गुटनिरपेक्षता वाले। यही बात थी। एक तरफ तो कौन है? अमेरिका वाले। इनको कहा गया पहली दुनिया। अब ये याद रखना है, प्रथम दुनिया का देश या प्रथम दुनिया के लोग किसे कहते हैं? अमेरिका को। दूसरी दुनिया सोवियत संघ। और तीसरी दुनिया के देश हम जैसे गरीब पिछड़े लोग। तीसरी दुनिया, है ना, तीसरी दुनिया के लोग हैं। एक बात तो ये अपने को ध्यान में रखनी है कि गुटनिरपेक्षता में कौन सी दुनिया के देश आते हैं? तो वो कौन से आते हैं? तीसरी दुनिया के देश आते हैं। एक बात तो अपने को ये समझनी है। दूसरी बात बताओ, सोवियत संघ भी किस पर जोर लगा रहा था? ध्रुव पर। ये भी किस पर जोर लगा रहा था? ध्रुव पर। कोई बता सकता है ध्रुव क्या थे? ध्रुव क्या थे? ध्रुवीय व्यवस्था पढ़ी थी, आपको याद हो तो। शीत युद्ध में विश्व कितनी भागों में बट रहा था? 2। और दोनों ही क्या थे? ध्रुव थे। तो ध्रुवीय पढ़ते नहीं हो इसका मतलब? सोवियत तो संघ तो साम्यवादी और पूंजीवादी। बेटा तो दोनों मिलकर मिश्रित। अपने आप में जोड़ना, समूह बनाना, गुट बनाना और गुट को बढ़ाना नहीं होता क्या? दूर बना लिए, गुट बना लिए और फिर अपने में बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। यही क्या कहलाता है? ध्रुवीय व्यवस्था कहलाता है। अब याद रखना,
दुनिया कितने गुटों में बट रही थी? 2। इसे ही ध्रुवीय व्यवस्था कहा गया था। क्या कहा गया था? ध्रुवीय व्यवस्था। ऐसे शब्द परेशान करेंगे। बताओ ये जोर लगा रहा कि नहीं जोर लगा रहा? साम्यवाद बढ़े। सोवियत संघ ने किस बात पर जोर दिया? साम्यवाद को बढ़ाने पर जोर दिया, ये लगातार बढ़ना चाहिए। अमेरिका ने किस बात पर जोर दिया? कि ये बढ़ना चाहिए। अब देखो इधर गुटनिरपेक्षता वाले भी तो जोर लगाएंगे। इनमें सबसे कमजोर कौन थे? यही थे। बताओ होंगे कि नहीं होंगे? ये कब बन गए थे? 45 में। ये कब बन गए थे? 45 में। ये कब बने? 61 में। तो इनका तो जन्म ही कितनी लेट हुआ। और फिर ये भी संपन्न है, ये भी संपन्न है, और ये कौन है? पिछड़े हैं, है ना? पिछड़े हैं, कमजोर हैं। तो इन तीनों में सबसे कमजोर कौन सा रहेगा? तीसरी दुनिया के देश। इसीलिए कहीं गुटनिरपेक्षता कमजोर नहीं पड़ जाए, कहीं गुटनिरपेक्षता पिछड़ नहीं जाए। जब आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है तो माइक ऑफ करना चाहिए ना। तीसरी दुनिया कहीं पिछड़ नहीं जाए, गुटनिरपेक्षता कहीं समाप्त नहीं हो जाए, इस डर के कारण इन्होंने गुटनिरपेक्षता के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और वो सब देश जो पिछड़े हुए थे उन सब का एकता का काम किया। इसीलिए ये एफ्रो एशियाई या एशियाई एकता के सम्मेलन किए गए थे नई दिल्ली में नेहरू के नेतृत्व में। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया? कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है, अब चलते हैं भारत चीन संघर्ष। अब याद रहेगा ना तीसरी दुनिया में कौन है? गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता वाले पिछड़े राष्ट्र। और इसमें विशेषता क्या है कि अगर ये एकजुट नहीं होंगे तो ये पिछड़ जाएंगे। अब एक थोड़ी सी टेढ़ी कहानी है, समझा दूं क्या? थोड़ा सा टेंशन वाला मामला है, Yes, sir. समझ जाएंगे? यस सर। कोशिश Yes, करना, sir. देखते हैं किस किस को समझ में आता है ना। देखो गुटनिरपेक्षता का प्रारंभ हुआ कौन से में? 61 में। तो अपन 55 से ही मान लें, पहला सम्मेलन 61 से हुआ। तो यहां पर तो ये प्रबल थी, प्रबल दौर था इसका। कब तक? 70 तक। प्रारंभिक काल में गुटनिरपेक्षता क्या थी? प्रबल। एक बात किसके समझ में नहीं आई? ठीक। दूसरे में देखो 70 से लेकर 90 तक इसमें मामला गड़बड़ रहा। अब ये दिक्कत है, क्यों गड़बड़ रहा? देखो गुटनिरपेक्षता का विरोध करने वाले कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ। यही कर रहे थे दोनों। ये कह रहे थे भाई हम क्या बना रहे हैं? ध्रुव बना रहे हैं। और गुटनिरपेक्षता वाले किस में आ जाएं? ध्रुवों में आ जाएं। देखो समझना बात को। जब से ये बना तब से लेकर 70 के दशक तक गुटनिरपेक्षता में दम था, मजबूती थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 70 के दशक से लेकर 90 तक किसमें दिक्कत आई? गुटनिरपेक्षता में। क्यों दिक्कत आई? क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अपने ध्रुवों को बढ़ाना चाह रहे थे। इन्होंने ये सोचा कि गुटनिरपेक्षता की सहायता कौन करते हैं? हम। गुटनिरपेक्षता के देशों को टेक्नोलॉजी कौन देते हैं? हम। गुटनिरपेक्षता देशों का नेतृत्व कौन करा रहे हैं? हम। विश्व के मॉनिटर कौन है? हम। सुपर पावर कौन है? हम। और गुटनिरपेक्षता हमें आग दिखा रहा है, यानी कि हमसे ही तो लेता है, हमसे ही चलते हैं और हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं। तो आप देखो 1970 से लेकर 90 तक इन महाशक्तियों ने क्या कर दी? सहायता कम कर दी। क्या कर दी? सहायता कम कर दी। किसकी? इन राष्ट्रों की। अरे समझ में आ रहा है कि ऊपर से गया? यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो सवाल आपसे क्या पूछेगा वो कि 70 के दशक के बाद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समूह में या गुटनिरपेक्षता में कमी क्यों आई? बताओ किसके समझ में आया या नहीं आया? बैठा क्या मामला? यस सर। सर। कमी क्यों आई 70 के दशक के बाद? क्योंकि इन महाशक्तियों को ये बात समझ में आ गई कि हमारा ही तो खा रहे हैं,
हमसे ही चल रहे हैं, हमसे ही टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, और आंखें भी किसको दिखा रहे हैं? हमें ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? धुर्व बनाना। और ये क्या है? बिना धुर्व के ये धुर्व बनाने ही नहीं देंगे, इसीलिए हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं कर रही है। तो इन्होंने अपने हाथ खींचना शुरू कर दिए। किन्होंने? महाशक्तियों ने। किसकी सहायता से? गुट निरपेक्षता की सहायता में क्या कर दी? कमी कर दी। तब गुट निरपेक्ष डामाडोल मामला हो गया। अब सवाल खड़े हो गए इस समय कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र बच भी पाएंगे या नहीं। क्यों? ये सारी डिपेंडेंसी किस पर रखते थे? महाशक्तियों पर। महाशक्तियों ने दिखा दिया ठेंगा, तो अब मामला हो गया गड़बड़। इनके नसीब में खोटे खोटे लिख गए कि अब अमेरिका सहायता कर नहीं रहा, सोवियत संघ सहायता कर नहीं रहा, ये खुद पहले से ही गरीब थे, तीसरी दुनिया के थे ये तो शुरू से ही, तो पहले से ही गरीब थे। अब इनके पास दो ही रास्ते बचे, या तो ये सुसाइड कर ले क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, या फिर इनके पास चले जाएं। ये अपनाते हैं तो सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि गुट निरपेक्षता अपनाओगे तो साथ देंगे ही नहीं है, तो फिर सुसाइड ही करना पड़ेगा, या फिर इसको हटा दो और किधर आ जाओ? धुर्वों में आ जाओ। अब इनके पास समस्या हो गई। समझ में आई बात? इसीलिए नेहरू ने ये सोच लिया था कि ऐसी स्थिति बनेगी, ये महाशक्तियां गुट निरपेक्षता को नहीं चलने देंगी, तो गुट निरपेक्षता कैसे चलेगी? आपसी एकता से। क्या करेंगे? आपसी एकता करेंगे। इनसे सहायता नहीं लेंगे, एक दूसरे को सहायता देंगे। सारे गरीब मिलकर एक दूसरे की गरीबी मिटाएंगे। ये बात किसने कही? नेहरू सहित गुट निरपेक्षता के लीडरों ने कही। आइडिया अच्छा था और चला भी, यही कारण है आज गुट निरपेक्षता चल रही है। ये बात किसके समझ में आई या किसके नहीं आई बताओ? निकिता आई क्या बेटा? यस सर। अब सवाल लिख लो। 1970 के दशक में 1970 के दशक में गुट निरपेक्षता के प्रभाव में कमी आने का कारण लिखें। 1970 के दशक में गुट निरपेक्षता के प्रभाव में कमी आने का कारण लिखें। अब बताओ समझ में आया मामला? अब दूसरी चीज और देख लो यहां पर ही, है ना, कि थोड़ा सा टेंशन वाला मामला, एक बार समझ में आ गया फिर नहीं भूलोगे। अब देखो, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 30 दिसंबर 1991। हाँ, 25 दिसंबर। मेरी क्रिसमस होता है ना, अपन Yes, ऐसे करते sir. हैं। अब देख लेना वो क्या होता है, ईसाई धर्मों का होता है ये। अब यहाँ मजे की बात देखो, गुरु कितने थे भाई? दो। एक तो कौन था? अमेरिका, और दूसरा कौन था? सोवियत संघ। यही सोवियत थे। संघ। अब हमने ये जो बनाया था वो किससे दूर रहने के लिए बनाया था? किसी से दूर रहने के लिए बनाया था। अब जब ध्रुव एक नहीं रहा तो गुट निरपेक्षता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सवाल उठ गया। कब? 1991 के बाद। समझ में आई मेरी बात? फिर से देखो, ध्रुव कितने थे? दो। एक कब गायब हो गया? 25 दिसंबर 1991 को कौन टूट गया? सोवियत संघ। सोवियत संघ। दुनिया कौन से ध्रुव में आ गई? एक ध्रुवीय व्यवस्था में आ गई, और एक ध्रुव में कौन बचा? अमेरिका। तो ऐसे में क्या गुट निरपेक्षता उपयोगी बची कि नहीं बची? जिस उद्देश्य के लिए गुट निरपेक्षता को बनाया गया था वो उद्देश्य बचा कि नहीं बचा? बचा, और इसे कंटिन्यू करना है। अब देखो सवाल क्या पूछेगा आपको, है ना, वो पूछेगा 1991 के बाद गुट निरपेक्षता आंदोलन उपयोगी रहे या नहीं? 100% उपयोगी रहे। तो एक नोट डर लगा लो और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, पीछे क्वेश्चन है ना, लिखो। सोवियत संघ विघटन के बाद भी, सोवियत संघ विघटन के बाद भी, ब्रैकेट में लिखो 91 के बाद, सोवियत संघ विघटन के बाद भी इक्यानवे के बाद ब्रैकेट में गुट निरपेक्षता की उपयोगिता में, गुट निरपेक्षता की उपयोगिता में
कोई कमी नहीं आई। गुट निरपेक्षता की उपयोगिता में कोई कमी नहीं आई। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, बोर्ड में सवाल देखने को मिलेगा आपको। अब आंसर लिख लो, एक लाइन में आंसर मैं बता देता हूं, लिखना आपको ही है। आंसर लिखो, गुट निरपेक्षता की विशेषता बतानी है। गुट निरपेक्षता की विशेषता बतानी है। जितना उपयोगी गुट निरपेक्ष आंदोलन दो ध्रुवीय व्यवस्था में था। जितना उपयोगी गुट निरपेक्ष आंदोलन दो ध्रुवीय व्यवस्था में था, उतना ही उपयोगी, जितना उपयोगी गुट निरपेक्ष आंदोलन दो ध्रुवीय व्यवस्था में था, उतना ही उपयोगी 1991 के बाद भी है। बस यही साबित करना है, ठीक है। एक नोट और लगा लो, है ना, ये भी काम की चीज है। 1945 से 91 दुनिया में दो ध्रुव थे। दुनिया में कितने ध्रुव थे? दो ध्रुव थे, याद रखना है ना। पूछ ले कि 1945 से 91 में दुनिया में कितने केंद्र थे शक्ति के, तो दो ध्रुव। इसको शक्ति का केंद्र भी लिख लो, विश्व में शक्ति के केंद्र, ऐसे भी आ सकता है ये सवाल। विश्व में शक्ति के केंद्र, कंफ्यूज नहीं होना है ना, समझना है ना। तो 45 से 91 में दुनिया में कितने शक्ति के ध्रुव थे? दो थे, और नाम आपको पता ही है कौन सा। एक तो सोवियत संघ था और दूसरा कौन सा था? अमेरिका। लिख लो फटाफट। 45 से 91 में दुनिया में कितने ध्रुव थे? दो। या शक्ति के केंद्र कितने थे? दो। इसीलिए इसे दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता था। ये याद रखना है। सवाल पूछ ले आपसे ऐसे भी, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कब पाई जाती थी? कब से कब? तो आंसर आएगा 45 से 91। कब से कब तक आएगा? 45 से 91। कौन सी ध्रुवीय व्यवस्था थी? दो। बताओ इसमें क्या दिक्कत आई? यहाँ कोई दिक्कत है क्या बेटा? नो सर। दो तीन सवाल बन रहे हैं, सब समझ में आ रहे हैं। फिर देखो 1991 के बाद, अब ये भी काम का चीज है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हुई। ये भी याद रखना है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हुई। और किंग कौन बन बैठा? अमेरिका। कौन बैठ गया? अमेरिका। अर्थात शक्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र कितना रह गया? एक। बताओ इसमें क्या दिक्कत आई? सवाल पूछ ले, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आंसर क्या आएगा? 91 के बाद। और ऐसे पूछ ले, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शक्ति का केंद्र कौन है? तो कौन है? अमेरिका है। दो ध्रुवीय व्यवस्था में कौन कौन थे? सोवियत संघ, अमेरिका थे। ठीक है। अब देखो वर्तमान विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो रही है। बहुध्रुवीय, ऐसे लिखते ना, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, विश्व की ओर जा रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। किसकी तरफ जा रही है दुनिया? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ जा रही है। और इसमें देखो, चीन महाशक्ति नहीं है क्या? भारत महाशक्ति की तरफ नहीं जा रहा क्या? जापान नहीं जा रहा क्या? फ्रांस नहीं जा रहा क्या? ब्रिटेन नहीं है क्या? है ना, अमेरिका नहीं है क्या? तो एक शक्ति का केंद्र नहीं है केवल। चीन तो रोज अमेरिका को मारने के लिए जा रहा है ना, रोज धमकी देता है। तो शक्ति के एक से ज्यादा केंद्र वर्तमान में आ रहे हैं, और ये शुरुआत हो चुकी है। अब एक सवाल,
भारत इनमें से किसका समर्थक है? भारत किस प्रकार के विश्व का, ये सवाल लिख लो, भारत किस प्रकार की विश्व व्यवस्था का समर्थक है? भारत किस प्रकार की विश्व व्यवस्था का समर्थक है? बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? एनी आइडियाज? इन तीनों व्यवस्थाओं में से भारत किसका समर्थन करता है? विश्व व्यवस्था। भारत अमेरिका। कौन से का? बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय का। अब ये याद रखना है, भारत किसका समर्थन करता है? शक्ति के केंद्र ज्यादा होने चाहिए। और क्यों करता है? ताकि संतुलन बना रहे। क्या बना रहे? संतुलन बना रहे। इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? कुछ पूछना है क्या? नो सर। वर्तमान विश्व में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जिसमें शक्ति के केंद्र ज्यादा होंगे, भारत इसी का समर्थन करता है। 91 के बाद कौन सी अमेरिका की दादागिरी आ गई? ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जो दादागिरी शब्द है वर्चस्व है ना, खाली जगह में लिख लो, फ्री वाली जगह लिखो। वर्चस्व को पॉलिटिकल में कहते हैं हेगेमनी। क्या कहते हैं? हेगेमनी। इसको भी याद रखना है, आएगा आगे। मैं भूल जाऊं तो अभी से लिख लो, इसको याद रखना। जैसे जोनिंग आया था, जोनिंग क्या था? भूल गए सारे। खाद्यान्न के लिए एक देश से दूसरे देश में इलाका बंदी। खाद्यान्न का इलाका बंदी क्या कहलाता था? जोनिंग। अब ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, काम आया, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। लिखो वर्चस्व, इसको पॉलिटिकल की भाषा में कहते हैं हेगेमनी, है ना। और ध्यान रखना, जहां जहां वर्चस्व आएगा वहां हेगेमनी आएगा। सवाल क्या पूछेगा आपसे? देखो वो पूछेगा 1991 के बाद किसकी हेगेमनी स्थापित हो गई? तो किसकी हो गई? अमेरिका की। बताओ क्या स्थापित हुआ? वर्चस्व। क्योंकि व्यवस्था कैसी है? एक धुरी है, इसीलिए हेगेमनी शब्द को किससे जोड़ा गया है? वर्चस्व से जोड़ा गया है। अब इसमें एक चीज और लिख लो, जगह है क्या? लिखवा दूं यही हेगेमनी के साथ ही? यस सर। लिख लो इसमें। यस सर। यूनान में एथेंस के वर्चस्व, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन लिख लो, काम आ जाए तो कभी। यूनान में एथेंस के वर्चस्व को दर्शाने के लिए, यूनान में एथेंस के वर्चस्व को दर्शाने के लिए हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया गया था। हेगेमनी शब्द का वर्चस्व, हेगेमनी शब्द को दर्शाने के लिए यूनान में एथेंस की दादागिरी को दर्शाने के लिए, वर्चस्व को दर्शाने के लिए हेगेमनी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कल चलेंगे चीन, मंडे को, ठीक है। अब एक समस्या सुन लो, ये जो आप पढ़ रहे हो ना पॉलिटिकल साइंस, इसे कहते हैं आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, है ना। इसे जब पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब इसे रिवीजन नहीं करते तो और भी आनंद आता है, फिर ये याद नहीं होती। इसीलिए आज की आज ही याद कर लेना इसको, नहीं तो कल आप देखोगे ना तो ये शब्द परेशान करेंगे, क्या आया था, और फिर पूछते ही रहोगे सर इसका क्या है, इसका क्या है। तो डेली का काम डेली लर्न होना चाहिए, तभी आईआर चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। एक भी क्लास मिस हुई नहीं और पढ़ना फिर बंद, फिर नहीं पढ़ पाओगे।